जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आता है कि एक प्रकाश वर्ष पर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष पर होता है 9.6 इंटू 10⁵ मीटर होता है। ये ऐसे प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है जल के बहाव को। क्या मापा जाता है? जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नौ संचालकों के द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी प्रश्न कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे सोनार क्या करता है कि ये जो प्रसव्य तरंगे है इसको महासागर की गहराई में भेजता है और ये जो तरंगे होती है प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौटती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को हम वास्तविक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर के द्वारा गैस की दाब की माप की जाती है। किसकी माप की जाती है? गैस की दाब की। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कई कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि बैरोमीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। और कभी कभी अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो ये तूफानी मौसम को इंडिकेट करता है। क्या करता है? तूफानी मौसम को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन इसमें किए। पहला क्वेश्चन ये था कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर बैरोमीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो पारे का उपयोग किया जाता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो किसका संकेत है? वो संकेत है तूफानी मौसम का संकेत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, पायरोमीटर का उपयोग क्या है? तो पायरोमीटर का उपयोग हम करते हैं उच्च ताप को मापने के लिए। ठीक है, किसके लिए? उच्च ताप को मापने के लिए। गायरोस्कोप का उपयोग, तो गायरोस्कोप का उपयोग होता है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए। ठीक है। और काइमोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाले यंत्र है कौन सा? काइमोग्राफ। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखने हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, माने किस नियम से ये जाना जाता है? तो इसको हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। किसके नियम से? जड़त्व के नियम से जानते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? तो ये जड़त्व का नियम है कि कोई भी पिंड हो या वस्तु हो वो अपनी विराम अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे? अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अपकेंद्रण क्या होता है। ठीक है। तो अपकेंद्रण क्या होता है कि ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर ही एक बल होता है जिसकी दिशा क्या होती है? अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट होती है, मतलब कि केंद्र से बाहर की तरफ होती है। ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण बल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पे क्या क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करता है कपड़ा साफ करने वाली मशीन, जो हम दूध से मक्खन निकालते हैं, ये सभी क्या है? अपकेंद्रण बल के ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ये प्रश्न हमेशा आते हैं कि दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो आपको बताना है अपकेंद्रण बल का उदाहरण है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव को छोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का अभाव होने के कारण वो क्या करता है? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान रहता है। ठीक है। लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े को अगर समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पहुंचेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। क्या हो जाएगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि आदर्श परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थिति में? आदर्श परिस्थिति में, जिसमें वायु का जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल शून्य माना जाता है। अगर उस समय समान ऊंचाई से गिराया जाता है लकड़ी को, लोहे को और मोम को, तो ये क्या हो गए? पृथ्वी पर साथ पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। क्या करता है? सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराते हैं। पहला प्रश्न क्या था? कि हवा को नगण्य मानते हुए यानी शून्य मानते हुए, लेकिन ये प्रश्न में क्या बोल रहा है कि हवा में, अगर हवा में हम ये करते हैं तो सबसे पहले जो भारी वस्तु है वो पहले आएगी और जो हल्की वस्तु है वो बाद में आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जहाँ पे हवा की अनुपस्थिति है, जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं है, अगर हम वहाँ से समान ऊंचाई से अगर कोई चीज को फेंकते हैं तो वो क्या होंगे कि सामान्य टाइम पे एक साथ गिरेंगे। लेकिन जहाँ पे हवा की अनुपस्थिति हो, पहले भारी गेंद यानी कि लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। वो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? वो करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। क्यों करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। अच्छा, केंद्राभिमुखी बल को हम अभिकेंद्र बल भी बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग वो होता है कि अगर हम किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है। तो वो स्पीड कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? पलायन वेग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर जो गैस की अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। ये अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, और जो चंद्रमा का पलायन वेग है वो कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी हमने पलायन वेग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है चंद्रमा का, और पृथ्वी का कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का जो वेग होता है ना वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं, यानी कि वहाँ से वो मूव कर जाता है। इसी कारण जो चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगर पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि किसी द्रव की जो स्वतंत्र पृष्ठ है न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। क्या करता है? न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। इसी कारण से जो वर्षा की बूंद है ये क्या होती है? गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार होती है। आगे बढ़ते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो तेल का पृष्ठ तनाव है पानी से कम होता है।
इसी कारण क्या होता है, तेल पानी के ऊपर फैल जाता है। ठीक है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब में कमी होने लगती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, कम होने लगता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि दाब कम हो जाता है, और इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर जो बाहरी वायुमंडलीय दाब है और पेन के अंदर जो स्याही का दबाव है, उसके बीच का जो संतुलन है वो भंग हो जाता है, और पेन के अंदर जो स्याही का दाब है अधिक होने के कारण वो बाहर निकलने लगता है। क्या होता है, वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि झील की तली पर जल जमता नहीं है। झील की जो तली है वहाँ पे जल है वो जमता नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि शीतकाल में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की परत है वो बर्फ बन जाती है, लेकिन जो नीचे की परत है वहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके कारण जो पानी है वो जमता नहीं है। इसी कारण क्या होता है कि मछलियाँ और अन्य जलीय जीव वहाँ पे जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि जो लोहा का घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे के घनत्व से कम होता है। इसी कारण क्या होता है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सुई की जो अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसी कारण क्या होता है, जो सुई है पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी के ऊपर तैरता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को दिखाता है, यानी प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर देखा जाए जो शुद्ध जल होता है उसका अपेक्षित घनत्व 1 होता है। ठीक है, और वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वो तैरती है, और जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वो जल में डूब जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये थे 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।